हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है सेमीकंडक्टर की, तो लास्ट क्लास में अपने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें अपन ने देखा था कि जो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो अपन ने चालकता के आधार पर किया था और ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन ने पदार्थों का वर्गीकरण किया था कि ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन ने चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थों को कैसे विभाजित किया था। और उसके अपन ने बहुत ही अच्छे से बेसिक कंसेप्ट है वो अपन ने पढ़े थे। आज की क्लास में अपन बात करेंगे अर्धचालकों के प्रकार की, कि अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो अर्धचालक अपन देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका नेज अर्धचालक, एक होता है आपका अपद्रव्यी अर्धचालक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे नेज अर्धचालक के बारे में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो नेज अर्धचालक अपन इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकृति में जो शुद्ध रूप से जो अर्धचालक के क्रिस्टल मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जो शुद्ध रूप से अपने को जो मिले, प्रकृति में शुद्ध रूप से जो अपने को सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टल मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। तो नेज अर्धचालकों को अपन क्या क्या नाम दे सकते हैं भाई, नेज अर्धचालक बोल दिया और क्या बोल दिया, प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, शुद्ध अर्धचालक अपन ने बोल दिया। तो इस प्रकार नेज अर्धचालक यानी कि जो प्रकृति में प्योरली हो, प्योरली का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हो, उसको अपन कहते हैं नेज अर्धचालक। अब अपन देखेंगे नेज जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो शुद्ध क्रिस्टल हैं उनकी अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं वो आते हैं कार्बन की फैमिली से, और जो कार्बन की जो फैमिली होती है उसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कि उसके वैलेंस बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनकी जो संयोजकता होती है वो होती है 8, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो प्रत्येक सिलिकॉन के एटम के पास आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो अपन देखते हैं कि ये एक सिलिकॉन का एटम हो गया, ये अपना सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम, ये सिलिकॉन का एटम हो गया। ये अपन ले रहे हैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन के एटम हैं। अब होगा क्या कि ये जो प्रत्येक जो सिलिकॉन का एटम है उसके पास होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कि इस सिलिकॉन के पास हो गए 4, इसके पास हो गए 4, इसके पास हो गए 4। तो इस प्रकार प्रत्येक सिलिकॉन के एटम के पास आउटर ऑर्बिट में या उसके वैलेंस बैंड में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होगा, प्रत्येक जो सिलिकॉन का एटम है वो अपने 4 पड़ोसी सिलिकॉन के एटम के साथ क्या बनाएगा, शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा, यानी कि वो बनाएगा सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध बनाने से क्या होगा कि जैसे ये वाला जो सिलिकॉन का एटम है वो इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लिया, इस वाले ने इसके साथ बना लिया। इस प्रकार से प्रत्येक जो एटम होता है सिलिकॉन का वो अपने पड़ोसी 4 सिलिकॉन के एटम के साथ क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। अब सहसंयोजक बंध बनाने का फायदा क्या होगा वो अपन देखते हैं। ये बना लिए इन्होंने सहसंयोजक बंध बना ली। ये हो गया, यानी कि ये हो गए सिलिकॉन के एक क्रिस्टल में। अपन देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन के बहुत सारे एटम हैं और प्रत्येक जो एटम है वो अपने 4 पड़ोसियों के साथ क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। अब ये देखो अपने को ये लग रहा है कि ये एक ही है, यानी कि इसकी इस तरफ भी सिलिकॉन का एटम है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी। अगर अपन इसको 3D में देखेंगे तो इसके प्रत्येक सिलिकॉन के एटम के चारों तरफ क्या होंगे, और सिलिकॉन के एटम हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक सिलिकॉन का एटम अपने 4 पड़ोसी सिलिकॉन के एटम के साथ क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। अब देखो इससे इसका फायदा क्या होगा कि जैसे कि इस सिलिकॉन का एटम ये हो गया, इस सिलिकॉन का जो एटम उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, इसके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब इन्होंने सहसंयोजक बंध बनाने के पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इनकी जो संयोजकता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, और इनकी संयोजकता क्या हो गई, पूरी। अब ये बन गया आपका शुद्ध रूप से सिलिकॉन का क्रिस्टल। ये क्या बन गया अपना शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल, शुद्ध सिलिकॉन, या इसको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक।
शुद्ध अर्धचालक, या इसको बोल दिया अपने नेज अर्धचालक, यानी कि ये प्रकृति में अपने को जो नेचुरली जो मिलता है वो होता है अपना नेज अर्धचालक। तो ये जो सिलिकॉन, ये जो क्रिस्टल अपने को दिखाई दे रहा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है ये एक नेज अर्धचालक है। अब देखो ये बात कर रहे हैं अपन किस पे, परम शून्य ताप पे। किस पे बात कर रहे हैं भाई, परम शून्य ताप पे। परम शून्य ताप का मतलब है 0 केल्विन के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है ये है 0 केल्विन के ऊपर। अब 0 केल्विन पे अपन देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वो सारे के सारे किससे बाउंडेड है भाई, वो हैं सारे के सारे सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे हुए। यानी कि वो सारे के सारे क्या हैं, ये हो गया अपना सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध हो गया। और सहसंयोजी बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो गए आपके, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अपन देखते हैं कि परम शून्य ताप पर जो नेज अर्धचालक होते हैं, यानी कि जो नेज अर्धचालक या सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो अपने को दिखाई दे रहा है, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में इसका मतलब चालन बैंड पूरे रूप से क्या है, खाली है। इसका मतलब इसका जो अपन बैंड डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से ये हो गए अपने संयोजी बैंड, और ये अपना हो गया चालन बैंड। ये हो गया अपना चालन बैंड। ये जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ रहे हैं नेज अर्धचालक की, वो किस पे पढ़ रहे हैं, एट 0 केल्विन पे। अब क्या होगा कि सभी के सभी अपन इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे किस में है, सहसंयोजी बैंड में, यानी कि संयोजी बैंड में या सहसंयोजी बंध के द्वारा बॉन्डेड है। तो इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे बैठे हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें, संयोजी बैंड में। इसका मतलब ये पूर्णतः क्या भाई, एम्प्टी हो गया। इसका मतलब चालन बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसकी चालकता क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि परम शून्य ताप पर अपने जो नेज अर्धचालक या शुद्ध जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है या फिर जो जर्मेनियम के जो क्रिस्टल होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगी, कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया अपना वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब यानी कि अपन यहां पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि 0 केल्विन पे परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करें। ये इसमें इंपॉर्टेंट हुआ, यानी कि यहां से ये चीज अपने को क्लियर हो गई कि जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल होता है, तो अगर उसको अपन परम शून्य ताप या 0 केल्विन पे रखते हैं तो एक भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चालन बैंड में नहीं होता, यानी कि चालन बैंड जो होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में होंगे, वैलेंस बैंड में। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं है तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, 0। तो इसलिए नेज अर्धचालक 0 केल्विन पे किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, कुचालक पदार्थों की तरह व्यवहार करें। अब अपने को क्या करना है, इस अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना है। अब चालकता को कैसे बढ़ाएं, अब चालकता को बढ़ाने के लिए अपने पास 2 रास्ते, या तो अपन क्या करें, इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं। तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पे लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके किस में जाएं, चालन बैंड में। तो अपने पास दूसरा ऑप्शन कौन सा बचता है भाई, कि इन इलेक्ट्रॉनों को अपन दे थर्मल एनर्जी। इनको क्या दे अपन, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अगर हम अपन अपना टेम्परेचर बढ़ाएं तो हो सकता है कि यहां से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटे, यानी कि यहां से सहसंयोजी बंध टूटेगा और सहसंयोजी बंध टूट के यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके वो थर्मल एनर्जी लेके किस में जाएगा, चालन बैंड में। और जैसे ही यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा तो उस पदार्थ की चालकता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब अपन देखेंगे कि अगर अपन इसके टेम्परेचर के मान में इंक्रीज करते, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सहसंयोजी बंध को तोड़ के चालन बैंड में जाते। तो अपन यहां पे देखेंगे, अब देखेंगे भाई अपन सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले।
अब आएंगे भाई अपन किसके ऊपर, सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर पे। तीन सौ केल्विन रूम टेम्परेचर कितने मानते हैं, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तो अब देखो क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को, जो सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनको क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगी तो वो यहां से सहसंयोजक बंध को तोड़ेगा और तोड़ के ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो इस सहसंयोजक बंध को तोड़ा और तोड़ने के बाद उसने इस संयोजी बॉन्ड को छोड़ दिया। और संयोजी बॉन्ड यानी कि संयोजी बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कहां पे चला गया भाई, चालन बैंड में चला गया। तो ये हो गया अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा आया भाई, थर्मल एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा आया, थर्मल एनर्जी के द्वारा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को मिली थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कैसे मिली, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। और टेम्परेचर को जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो यहां से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद कहां पे चला जाएगा, चालन बैंड में। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कैसा चार्ज लेके चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहां पे एक वैकेंसी खाली होगी और उस वैकेंसी को अपन कहते हैं होल। ये अपना क्या बन गया, यहां पे होल बना। ये हो गया होल का फॉर्मेशन। अब अपन यहां से अपन क्लियर कर सकते हैं कि होल का निर्माण क्रिस्टल के अंदर कैसे होता है। तो होल का निर्माण क्रिस्टल के अंदर कैसे होगा, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेके इस बॉन्ड सहसंयोजी बंध को छोड़ के कहां पे जाएगा, चालन बैंड में जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो वो अपने पीछे कैसा चार्ज छोड़ के चला गया, पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो किसको बनाएगी भाई, होल के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहां पे हो गई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जैसे ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो वहां पे क्या बन गया, होल बन गया। तो यहां से दो चीजें क्या क्लियर हो गई कि एक तो जो होल होता है उसके ऊपर कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चला गया। और नेगेटिव चार्ज लेके चला गया इसका मतलब वो पीछे क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव चार्ज। तो होल के ऊपर जो आवेश होगा वो किसके बराबर होगा भाई, वो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन होगा किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही। अब देखो यहां से अपने पास एक चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या जब यहां से इलेक्ट्रॉन यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है तो क्या अब ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो अगर अपन देखें ऑल ओवर, अगर अपन देखें तो ये क्रिस्टल रहेगा आपका उदासीन। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे दिखाई दे रहा है तो वहां पे इसके साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी तो आ रहा है। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे उतने ही क्या बनेंगे, यहां पे होल बनेंगे। तो इसका मतलब ऑल ओवर इसका जो चार्ज अपन देखेंगे तो ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी कि क्रिस्टल ऑल ओवर अगर देखें तो ये होते हैं क्रिस्टली जो न्यूट्रल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया तो पीछे क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है। तो यहां से ये बात है किसके ऊपर, सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर पे। अब देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यानी कि टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलते ही क्या होंगे, वहां से यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पे भी क्या बन जाएगा, होल। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जाते जाएंगे, चालन बैंड में। तो अपन देखो इसको बैंड थ्योरी के द्वारा समझते हैं। ये हो गया, तो इसके अंदर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये अपना चालन बैंड, चालन बैंड, ये हो गया अपना ये अपन बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर या 300 केल्विन के ऊपर। अब क्या होगा, जैसे ही इनको क्या मिली, थर्मल एनर्जी मिली। तो थर्मल एनर्जी मिली तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से क्या होंगे, निकलेंगे और यहां से निकल के कहां पे प्रकट होंगे, वो होंगे चालन बैंड में। अब ये जो जाते हैं वो वेव की फॉर्म में जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, यहां पे वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो कहां पे जाके बैठ गया, चालन बैंड में आ गया। ठीक है, फिर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, वो कहां पे गया, चालन बैंड में चला गया। कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा
वो कहाँ पे जाके जाए, चालन बैंड में चला गया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के चालन बैंड में जाएंगे तो इसके पीछे क्या बन जाएंगे, होल बन जाएंगे। क्या बन गए, होल बन गए। ठीक है, ये हो गया अपना वर्जित ऊर्जा बैंड। इसकी सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि सामान्य ताप पर, यानी कि अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखें तो 10⁻29 एटम में से कोई एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। यानी कि एक सहसंयोजक बंध टूटकर क्या क्या करेगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, चालन बैंड में। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड को छोड़ के कहां पे चले जाएंगे, चालन बैंड में। अब चालन बैंड के पास क्या आ गए भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालन बैंड के पास क्या आ गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही चालन बैंड के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन आए तो अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, किसकी तरह व्यवहार करेगा, चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि अब इसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो सामान्य ताप के ऊपर यहां से अपन पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सामान्य ताप पर अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करेंगे, चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि जैसे ही रूम टेम्परेचर या 300 केल्विन के ऊपर अपने जो अर्धचालक होते हैं, नेज अर्धचालक होते हैं, वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अब जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे जाने लगे, चालन बैंड में। और जैसे ही चालन बैंड में जाएंगे तो ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, चालक पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल, यानी कि वो कम या ज्यादा होंगे या इसमें इक्वल होते हैं। तो यहां से अपन देखते हैं कि जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के किस में जाएगा, चालन बैंड में, और पीछे क्या बनेगा, होल बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, चालन बैंड में होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ होल्स किस में बनेंगी, संयोजी बैंड में। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब यहां पे देखो आवेश वाहक हो गए दो, यानी कि एक आवेश वाहक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक आवेश वाहक क्या हो गया, होल हो गया। तो यहां से अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो अपन देखो यहां से कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी भाई, होल की संख्या के बराबर। यानी कि नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा होलों की संख्या क्या होती है, बराबर। यानी कि आवेश वाहक के रूप में जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, होल होते हैं। दूसरा पॉइंट कि जैसे ही अपन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे ही अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अपन ने लगाया, अगर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से लगाते हैं, ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस प्रकार से है तो अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर गति करेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये जाएंगे विपरीत दिशा में। और जो होल होंगे वो जाएंगे इसकी दिशा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में तो कौन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन जाएगा, होल जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट की दिशा किधर होगी भाई, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो होल के कारण, होल की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की दिशा उसकी गति के विपरीत दिशा में होती है, और होल के कारण धारा की दिशा उसकी दिशा में होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रिस्टल में जो विद्युत धारा बहेगी वो किसके कारण बहेगी भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण भी बहेगी और होल के कारण भी बहती है। तो यहां पे अपन कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो होल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। तो यहां पे जो क्रिस्टल में कुल जो धारा आएगी वो किस किस के कारण होगी भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस होल के कारण। और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ होल के बराबर। तो अब अपन देखेंगे कि जब अपन इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होल और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, तो वो अपन यहां पे समझेंगे। ये अपना हो गया चालन बैंड और ये अपना हो गया संयोजी बैंड। अब अपन देखते हैं कि ये हो गए संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया अपने चालन बैंड। अब क्या होगा, जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन कहां पे चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे। तो अपन देख रहे हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए, चालन बैंड में चले गए। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए चालन बैंड में, और यहां पे क्या बन गए, होल बन गए। क्या बन गए, होल बन गए। अब अपन इस पे लगाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। इस पे क्या लगाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपन ले रहे हैं इधर से इधर। बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर यहां पे कुछ परिवर्तन होगा, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है कि चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी इफेक्ट होंगे, और जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होते हैं भाई, प्रभावित होंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि यहां पे जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो तो किधर गति करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और जो होल है वो किधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में अपन यहां पे देखेंगे कि यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, नीचे की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं गति कर रहे, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो यहां पे देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, तो इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, यहां पे आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे आया तो यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। तो यहां पे अपने को क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, और होल किधर आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात क्या है कि क्या एक्चुअल में होल गति कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, न कि होल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो लेकिन अपने को लगता क्या है कि होल भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या होती है भाई, लगातार चलती रहती है। अब ये वाले थोड़ी देर के बाद में ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर, और सभी होल, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहां पे क्या बनेगा, होल बनेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर अपने को क्या लगता है
कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहा है विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में और होल जा रहा है उसकी डायरेक्शन में। लेकिन एक्चुअल में अपने को देखते हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। और कौन सी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब देखो ये जो प्रोसेस होती है, अब इस प्रोसेस के अंदर दो चीजें होती है। कौन सी होती है? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन को अपन समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कब होगा? कि जब चालन बैंड का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाए? इस होल में आ जाए, तब होता है इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जा रहे हैं तो इसको अपन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन कब कहेंगे? कि जब चालन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आके बैठ जाए? इस होल में बैठ जाए। तो इसको तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पे देखो अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली, यानी कि नेज अर्धचालक के अपने जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो अपन ने देख लिए। क्या देख लिए? कि 0 केल्विन पे यानी कि अपना जो अर्धचालक होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? कुचालक पदार्थ की तरह। सामान्य ताप पे किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक पदार्थ की तरह। अपन ने देखा कि सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाने लगते हैं? चालन बैंड में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा तो पीछे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। फिर अपन ने देखा कि इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब इस क्रिस्टल में बहने वाली जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी और होल के कारण भी। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि कुल बहने वाली जो धारा होती है वो किसके बराबर होती है भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा। और IH क्या हो गई? होल के कारण बहने वाली धारा। तो यहां से देखो एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे अपने पास क्वेश्चन आता है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ज्यादा होगी या होल के कारण ज्यादा होती है। तो यहां से अपन देखेंगे कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऑल ओवर जो करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण ज्यादा होती है और होल के कारण क्या होती है? कम होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इसका अपवहन वेग। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए इसका अपवहन वेग क्या होता है? अपवहन वेग ज्यादा होता है। और इसका अपवहन वेग क्या होता है? कम होता है। तो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था कि जिसका अपवहन वेग ज्यादा होता है उसके लिए करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसका अपवहन वेग क्या होता है? कम होता है, उसके लिए करंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट क्या होगा? ज्यादा बनेगा और होल के कारण क्या बनता है? कम बनता है। इसका दूसरा रीजन ये भी बोल सकते हैं कि इसका जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो कम होता है और जो होल होते हैं उनका प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है? ज्यादा होता है। और जिनका प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा होता है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है और जिनका प्रभावी द्रव्यमान कम होता है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन इनकी जो पूरी क्रिस्टल के अंदर जो करंट जाएगी वो दोनों के कारण बहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण भी जाती है और होल के कारण भी जाती है। तो ये अपन ने नेज अर्धचालक के बारे में बेसिक कंसेप्ट थे अपने 12th बोर्ड के लिए, वो अपन ने सारे देख लिए। तो यहां से उम्मीद करते हैं कि आपके जो नेज अर्धचालक का जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड की क्लास में वो यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपने जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो अपने सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में। थैंक यू सो मच।